गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FST01। मैंने पहले एक वीडियो डाला हुआ था इसके ऊपर, FST01 मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQs। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि FST01 जो है उसके ऊपर और एक सेपरेट वीडियो लाइए। जैसे कि एग्ज़ाम दिसंबर सेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिन में। गाइस, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि मेनली इसके बहुत कुछ कारण हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप हमें इंस्टा में हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की जो है ID आपके स्क्रीन पर दी होगी, और वहाँ पे आप अगर किसी चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं। और उसके बाद जो है चर्चा करते हैं कि इस विषय के ऊपर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है। देखिए, इसमें मेनली जो है आपको, जैसा कि बोर्ड में मैंने लिखा है कि यहाँ पे मेनली देखिए साइंस, विज्ञान का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ साइंस, ये एक टॉपिक है। दूसरा है आधुनिक विज्ञान का उद्भव, आधुनिक विज्ञान का उद्भव यानी कि इमरजेंस ऑफ मॉडर्न साइंस, ये भी एक टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक जैसे कि हो गए हमारे साइंस के टॉपिक, ये साइंस के टॉपिक हो गए। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा है वो है ब्रह्मांड और सृष्टि का प्रारंभ, यूनिवर्स एंड लाइफ द बिगिनिंग। ये मेनली हमारा हो जाता है ज्योग्राफी का, यानी कि ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी का ये आ जाता है इसमें। अगला देखिए हमारा, ये तो हो गया ज्योग्राफी का, ये हमारा साइंस का लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया ज्योग्राफी का, इसमें भी एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है। अगला है हमारा पर्यावरण और संसाधन, ये हमारा हो गया इन्वायरमेंट का। अगला है हमारा कृषि, पोषण और स्वास्थ्य, यानी कि एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये हमारा जो हो जाता है कृषि, पोषण और स्वास्थ्य। ये हमारा मेनली जो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, एग्रीकल्चर लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। यानी कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर इसको हम बोल सकते हैं, ये उस टॉपिक से ये है हमारा। अगला जो है हमारा सूचना ज्ञान, सूक्ष्म दृष्टि, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड इंसाइट, ये हमारा आ जाता है मेनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें मेनली टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। अगला जो है हमारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये भी देखिए, ये भी हमारा टेक्नोलॉजीज का आ जाता है। अगला है नए परिप्रेक्ष्य, ठीक है, ये जो है हमारा टॉपिक। अब इसमें जो है ये तो हमारा जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में चाहे कोई टेक्नोलॉजी नया बना है या फिर इसमें देखिए 2-3 टॉपिक इसमें शामिल हो जाते हैं। पहला तो है कि जब कोई न्यू टेक्नोलॉजीज बनती है, ठीक है, न्यू टेक, और दूसरा इसमें आ जाता है हमारा इसी में साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी भी इसी में हम लोगों को पढ़ना रहता है। तो देखिए FST01 सिर्फ एक सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं है, इसमें से देखिए आपको साइंस भी पढ़ने होते हैं, ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी को भी पढ़ना होता है, एस्ट्रोनॉमी को भी पढ़ना होता है, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, टेक, और इसके साथ साथ साइकोलॉजी को भी पढ़ना होता है। और जो भी न्यू हमारे टेक्नोलॉजीज बन रहे हैं या फिर जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो होता है, मान के चलिए आप इसे जनरल नॉलेज ही कर सकते हैं जो लिमिटेड है, ठीक है। इसलिए हमें मेनली मतलब जो फोकस करना है वो इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर करना है जो आपके बुक में दिए हुए हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने जो है हर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के MCQs तैयार किए हैं। आप अभी मैं उसके लिए जो है आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। उसके बाद गाइज, आप जो है आपके एग्ज़ाम के डेट्स कब हैं आप ये मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए जो कंटेंट है वो आपके लिए जल्दी प्रोवाइड करा सकूं। और आगे जो है मैं आप लोगों के लिए जो है जो भी मटेरियल तैयार किया है अभी मैंने, वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए, हेलो गाइस, चलिए तो शुरू करते हैं PDF। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि बोर्ड में मैंने कुछ आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था, तो आप लोग राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि बोर्ड का यूज़ करना हमने हाल फिलहाल में ही स्टार्ट किया है। तो राइटिंग आप लोगों को समझने तक में मैं आप लोगों को लिख दूँगा वहाँ पर, बाकी थोड़ा सा मैनेज कीजिए, उसके बाद जो है सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। चलिए चलते हैं हम लोग PDF पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि तारे के कोर का द्रव्यमान 1.4
मिलियन से कम हो जाए, जहाँ एम सूर्य का द्रव्यमान है, तो कोर का संकुचन उस स्थिति में पहुंचकर रुक जाता है जब उसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर हो जाता है। इस द्रव्यमान की सीमा को क्या कहते हैं? तो देखिए, चंद्रशेखर सीमा इसको कहते हैं। देखिए, जब भी मेनली हम लोग जो है एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं कि चंद्रशेखर सीमा किसको कहते हैं, तो चंद्रशेखर सीमा जो होता है किसी भी तारे का द्रव्यमान जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना से ज़्यादा कम हो जाए, तो वह जो है सूर्य का द्रव्यमान के से 1.4 गुना से कम हो जाए, तो वह उस सीमा को जो है चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है। अगला है कि पल्सर तारे की खोज कब हुई थी? तो पल्सर तारे की खोज जो हुई थी सन 1967 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ कार्यरत है? तो रूस में काकेशस पहाड़ की चोटी पर अब तक का जो है सबसे बड़ा टेलीस्कोप कार्यरत है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुख्य प्रकाशीय वेधशालाएं कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं नैनीताल, गुरु शिखर, उदयपुर, रंगपुर, कावालूर और कोडे कनाल में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारों में से रेडियो तरंगें निकलती है, इस तथ्य की खोज कब और किसने की थी? तो इस तथ्य की खोज जो की थी एक इंजीनियर कार्ल जांस्की थे, जिन्होंने इसकी खोज जो है 1932 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो खगोलीय में इस्तेमाल होने वाला मुख्य उपकरण क्या है? तो यह रेडियो टेलीस्कोप होगा जो अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को एकत्र करता है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर आदि तारा में नाभिक क्रिया शुरू हो जाती है? तो वह तापमान जो है 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला है हमारा, सूर्य लगभग कितने वर्षों से स्थिर है और कितने वर्ष तक स्थिर रहेगा? तो यह 5 अरब वर्ष से स्थिर है और 5 अरब वर्ष तक स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के भीतर होने वाले संलयन प्रक्रिया में प्रति सेकंड कितना टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है? तो लगभग 40 करोड़ टन जो है हाइड्रोजन प्रति सेकंड हीलियम में बदल जाती है। अब देखिए क्वेश्चन ये इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि सूर्य का जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, एनर्जी और हीट, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो हम उसका आंसर यहाँ ऐसे देंगे कि सूर्य में जो है हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में। ठीक है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो है वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो गाइज मैं आप लोगों को इससे नाभिक से रिलेटेड मैं और एक दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, एक 2020 के एग्ज़ाम में 21 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, परमाणु बम, एटम बम, तो उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं भी रिपीट कर दे इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो उस बम का नाम था फैट मैन और लिटिल बॉय और फैट मैन, उसका नाम था। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात कि देखिए, परमाणु बम में जो है नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है। इसके कारण जो है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, कि सूर्य के भीतर नाभिक क्रिया में हीलियम नाभिक मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? किस नाभिक का निर्माण करते हैं? तो यह है कार्बन नाभिक का निर्माण करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी है और लाल रंग की सबसे बड़ी होती है। ध्यान है कि प्रकाश के 7 घटकों में जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के 7 घटकों में जिसकी आवृत्ति यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उसका जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। इस प्रकार बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी और ऊर्जा भी सबसे अधिक होगा। चलिए, ये एक पॉइंट था जिसको आप ये कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश सूर्य से आने वाली विकिरणों का कितना प्रतिशत होता है? तो हम जिसे देख पाते हैं, प्रकाश से तरंग जिसे हम देख सकते हैं उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजिबल रे कहते हैं। अगला जो है बता रहा है कि कितना प्रतिशत होता है जिसको हम मतलब देख सकते हैं, तो ये 40% होता है। अगला है, प्रकाश के अलावा कौन सी तरंगें वायुमंडल को पार कर पृथ्वी तक पहुंचती है? तो यह है रेडियो तरंगें जो वायुमंडल को पार करके पृथ्वी तक पहुंच पाती है। अगला है क्वेश्चन, अंतरिक्ष से प्रकाश को एकत्रित करके उसका अध्ययन करने के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं प्रकाशीय खगोल विज्ञान। अगला है हमारा कि मंदाकिनियां किनसे मिलकर बनी होती है? तो ये जो है मंदाकिनी तारों, गैसीय बादलों और निहारिकाओं से मिलकर बनी होती है। अगला है हमारा, आकाशगंगा मंदाकिनी में कितने तारे हैं? तो यहाँ 100 अरब तारे हैं। अगला क्वेश्चन है, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, रेडियो तरंग, एक्सरे और गामा किरण किस प्रकार के विकिरण है? तो यह जो है अदृश्य विकिरण है, ये सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है। ये सभी अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये सभी जो है इनविजिबल रेज हैं और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेज हैं। अगला जो है हमारा, किस विकिरण का इस्तेमाल जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है? तो पराबैंगनी विकिरण का इस्तेमाल जो है जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। तो अब सूर्य से आने वाले इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को कौन सा लेयर रोकता है? तो ओजोन लेयर रोकता है। इसी के साथ साथ ओजोन लेयर से रिलेटेड मैं और एक दो बातें आप लोगों को बता देता हूँ कि एक देखिए, कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था यह रिलेटेड था कि जब देखा गया कि ओजोन परत में छेद होना स्टार्ट हो गया था प्रदूषण के कारण, तो एक जो है बैठक का आयोजन किया गया जिसका नाम था, यह कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है? तो यह जो है ओजोन परत के क्षय से रिलेटेड एक ये था, बैठक था। अगला जो है हमारा कि अगर ओजोन परत जो है अगर पराबैंगनी किरणों को नहीं रोके तो इससे कौन सी बीमारी फैलने की चांसेस हो सकती हैं? तो इससे जो है हमारे स्किन रिलेटेड डिजीज होने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण अधिक ऊर्जा ले जाती है? तो यह ऊंची आवृत्ति यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहा और जिसकी छोटी वेवलेंथ रहे, वैसी विकिरण जो है अधिक ऊर्जा ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगर सभी प्रकार की विकिरणों को उनके तरंगदैर्घ्य के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तो इस क्रम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अगला है हमारा कि किस रंग की किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी तथा किसकी सबसे बड़ी होती है? तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे छोटी और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी होती है। ध्यान दें कि तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने सभी का जो है अलग अलग जगहों से मैंने आपके लिए जो है पीडीएफ को मतलब अलग अलग चैप्टर के पीडीएफ को यहाँ पे इकट्ठा किया है और उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं अभी आप लोगों को बाय स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कम समय आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में मेरे को जो है यहाँ पे एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराना था, इसलिए कहीं ना कहीं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा मैनेज करके चलें वीडियो को। ठीक है, आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये मे बी 60 to 70 क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स मैच कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि ये पूरे मैच कर जाएंगे क्योंकि ये टोटली जो है FST 1 ये GK के ऊपर होता है और इसमें थोड़ी बहुत आपको जानकारी रखनी होगी। तो जो मैं टॉपिक के बारे में आप लोगों को बोर्ड में बताया था, तो हो सके तो आप एग्जाम देने से पहले उन टॉपिक्स के बारे में सर्च करके गूगल में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं कि अगर मेरे चैनल पर अपलोड नहीं है तो किसी और चैनल से भी देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतः जनन का यह सिद्धांत को किसने और कब प्रयोग द्वारा गलत साबित कर दिया? स्वतः जनन का सिद्धांत को सन 1862 में फ्रांस के सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने स्वतः जनन के जो है सिद्धांत को गलत साबित किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है किस वैज्ञानिक की परिकल्पना थी? तो यह भी लुई पाश्चर की ही परिकल्पना थी। अगला है, जीवन के रासायनिक विकास की परिकल्पना किन वैज्ञानिकों ने की थी? तो यह थे सोवियत जैव रासायनिज्ञ ऑपेरिन और ब्रिटिश जैव वैज्ञानिक हॉल्डन ने 1928 में किया था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जीवन के रासायनिक विकास की परिकल्पना को किसने समर्थन किया था? तो इसका समर्थन जो है मिलर ने किया था। अगला है, ऑक्सीजन पराबैंगनी विकिरणों के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? तो ऑक्सीजन पराबैंगनी जो है विकिरणों के साथ अभिक्रिया करके ओजोन का निर्माण करती है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल में जो है गैसों का परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो 78% जो हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन गैस है जो सबसे अधिक है, 21% जो हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद ये 2% जो है वो अदर गैसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चूंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है और सूर्य से आती है पराबैंगनी किरण, तो इनसे प्रतिक्रिया करके इनसे जो रिएक्शन होके ओजोन परत का निर्माण होता है जो पराबैंगनी किरण को आने से रोकती है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ होता है, का निर्माण कहाँ होता है? तो ओजोन परत का निर्माण जो होता है पृथ्वी के सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से मुक्त ऑक्सीजन पहली बार वायुमंडल में कब आई? तो यह लगभग 20 लाख वर्ष पहले आई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष खोजी उपग्रह वाइकिंग को किस ग्रह पर जीवन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए भेजा गया था? तो इसे मंगल ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए भेजा गया था। तो अगर इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाने के लिए किस उपग्रह को भेजा गया था, तो इसका नाम था वाइकिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी जंतुओं को किन 2 वर्गों में बांटा गया है? देखिए 2 वर्गों में बांटा गया है, एक है अकशेरुकी तथा दूसरा है कशेरुकी। ठीक है, अगला है हमारा
एक फैलते हुए ब्रह्मांड की तस्वीर किसने प्रस्तुत की थी? तो हबल की खोज ने इसके देखिए हबल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जो है टेलीस्कोप का खोज किया था, जिसके जरिए से उन्होंने ब्रह्मांड को फैलते हुए मतलब ये दिखाया था वो अपने टेलीस्कोप के माध्यम से। तो उस टेलीस्कोप का नाम जो है उनके सम्मान में हबल रख दिया गया। तो हबल की खोज ने ये जो है ब्रह्मांड की फैलते हुए तस्वीर को प्रस्तुत किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनेरा वर्ग के जीवों की कोशिकाओं के में केंद्रक होते हैं या नहीं? तो देखिए मोनेरा जो है वर्ग होते हैं उनके कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं। अगला है हमारा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसको नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं मोनेरा वर्ग में। तो आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, और शैवाल, प्रोटोजोआ, इन सभी वर्गों के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लें, क्योंकि मे भी इसी से रिलेटेड टॉपिक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। अगला है हमारा कि प्रोटिस्टा वर्ग के जीवों का विकास का काल क्या है? तो लगभग 1.5 अरब वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ था। अगला है क्या प्रोटिस्टा वर्ग के एक कोशिकीय जीव में कोशिका के केंद्रक होता है? तो यह हाँ होता है। प्रोटिस्टा वर्ग में जो है एक कोशिकीय जीव में कोशिका का केंद्रक होता है। अगला है शैवाल, जिसको एल्गी कहते हैं, प्रोटोजोआ तथा अवयक फफूंदी, स्लाइम मोल्ड्स किस वर्ग के जीव हैं? ये जो होते हैं प्रोटिस्टा वर्ग के हैं। अगला है हमारा मशरूम तथा एक कोश के ईस्ट किस वर्ग के सदस्य हैं? ये कवक या फंगस जिसको कहते हैं उस वर्ग के सदस्य हैं। अगला है हमारा कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवाइयाँ किससे बनती है? तो यह कवकों के द्वारा बनती है। अगला है हमारा पौधे का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये 6000 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। स्वतः जनन का सिद्धांत, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला जीवन के निर्माण की इकाई क्या है? तो यह है प्रोटीन। और प्रोटीन का जो है संश्लेषण जो है हमारे शरीर में सबसे देरी से होता है। यह मतलब प्रोटीन जो है संश्लेषित हमारे शरीर के द्वारा जो होता है, इसका डाइजेशन जो हमारा शरीर के द्वारा होता है, यह अबाउट 3 स्टेज में होता है, ठीक है। सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो होता है हमारा अमाशय में, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, ठीक है। अगला जो होता है हमारा वो होता है अग्नाशय में, और तीसरा जो सबसे फाइनल स्टेज का जो इसका डाइजेशन होता है वो होता है हमारी छोटी आंत में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन एककोषीय जीव किस वर्ग में शामिल है? तो पहले वर्ग जो है मोनेरा। मोनेरा में सबसे ज़्यादा प्राचीन एककोषीय जीव शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में दिया गया कि ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू में 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर केवल अकेले यही जीव थे। माने पृथ्वी पर जो है यहाँ पे जो है जीवन का विकास होने से पहले लगभग 2 अरब वर्ष पहले से ही पृथ्वी पर मोनेरा जीव ही थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि में जनन कैसे होता है? तो ये एक कोश के जनक के साधारण विभाजन द्वारा, ठीक है। एक कोशिका का इनमें एक कोशिका जो है 2 भाग में बढ़कर जो है अलग हो जाती है, और इस तरह से इनमें विभाजन होता है। अगला जो है हमारा वैसा प्रजनन क्रिया, जिसमें केवल एक ही प्रजनन क्रिया में भाग लेता है और सभी संतानें एक जैसी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो यह है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। इसमें एक ही जो है एक ही जनक इसमें भाग लेते हैं। अगला है अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार की जीवों में देखने को मिलती है? तो अलैंगिक प्रजनन सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों सब में देखने को मिलती है। अगला जो है हमारा अधिकांश पौधे और जंतु किस प्रकार के प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं? तो यह लैंगिक पिछले जो क्वेश्चन था हमारा, अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार के जीवों में देखने को मिलती है? तो यह जो है केवल निम्नतर जंतुओं तथा कुछ तरह के पौधों में ही देखने को मिलता है। लैंगिक प्रजनन जो है यह हमारे पौधे और जंतुओं में जो है देखने को मिलता है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि अधिकांश पौधे और जंतु किस प्रकार के प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं? तो यह हो जाएगा लैंगिक प्रजनन द्वारा। अगला है हमारा महिला की अंडाणु कोशिका या पुरुषों का शुक्राणु कोशिका शरीर की अन्य कोशिकाओं से कैसे भिन्न होता है? तो उनमें क्रोमोसोम की संख्या अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आधी होती है। इसके कारण महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु और कोशिका का मतलब शरीर की अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती है। अगला है क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम एक रासायनिक संरचना है जिसमें सभी जीवन क्रियाएं के बारे में सूचना निहित रहती है, ठीक है। अगला है हमारा अंडाणु और शुक्राणु निषेचन द्वारा मिलकर एक नई कोशिका बनाती है। इस नई कोशिका को क्या कहते हैं? इसे युग्मनज या फिर इंग्लिश में जायगोट कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा बूढ़ा होने की प्रक्रिया अथवा शरीर की कोशिकाओं अंगों की संरचना तथा कार्य में लगातार क्षीणता आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे काल प्रभावन या एगिंग कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा जीवन के निर्माण की इकाई क्या है? तो यह प्रोटीन होती है। अगला है हमारा कि सभी जीवों में स्वयं को वातावरण के अनुकूल नियंत्रित करने की एक अनूठी क्षमता होती है। स्थायित्व की इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे समस्थापन कहते हैं।
समस्थापन को इंग्लिश में होम्योस्टेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि मानव के शरीर में विद्यमान पुनर्निर्वेश तंत्र या व्यवस्था का अवशोषण एक रसायन के द्वारा नियंत्रित होता है। इस रसायन को क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिमूत्रल हार्मोन अथवा ADH एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कहा जाता है। अगला है हमारा प्रतिमूल हार्मोन अथवा ADH का उत्पादन कहाँ होता है? तो इस रसायन का उत्पादन मस्तिष्क के अग्रभाग में विशेष तंत्रिकाओं के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर ने किस क्षेत्र में कार्य किया था? तो यह जो हो जाएगा रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। अगला हमारा क्वेश्चन है बोस इंस्टीट्यूट और शीलाधर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है क्रमशः 1917 और 1936 में हुई थी। अगला है हमारा कि 1916 में भारतीय औद्योगिक आयोग इंडियन जो इंडस्ट्रियल कमीशन की नियुक्ति में इसका क्या उद्देश्य था? ब्रिटेन पर भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक निर्भरता कम करने उपायों की जांच पड़ताल करना इसका जो है मेन उद्देश्य था। अगला है हमारा क्वेश्चन कि 1938 में किनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह किया गया था। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1942 में। अगला है हमारा कि संसद द्वारा 1958 में अपनाई गई वैज्ञानिक नीति संकल्प का मसौदा किसने बनाया था? तो यह जो है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला है हमारा सूचना और नियंत्रण का सामान्य रूप से अध्ययन करने के लिए विज्ञान की किस शाखा का विकास हुआ? तो यह हो जाएगा साइबरनेटिक्स शाखा का। अगला है हमारा सभी स्थायी व्यवस्थाओं में किसी अंतर विचलन अथवा त्रुटि का इस्तेमाल निर्धारण मान में उत्पन्न त्रुटि को दूर करने के लिए किया जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे पुनर्निर्वेशन व्यवस्था कहा जाता है। सभी जीवों में स्वयं को वातावरण के अनुकूल नियंत्रित करने की अनोखी क्षमता होती है। स्थायित्व की इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे समस्थापन कहते हैं या होम्योस्टेटिक्स कहते हैं। अगला जो है हमारा श्रीमद् भगवद गीता के रचनाकार कौन है? तो यह हो जाएंगे व्यास, वेद व्यास जो है। अगला जो है हमारा किनका कथन है कि व्यास मात्र एक कवि थे, वैज्ञानिक नहीं? ओंकार भट्ट का। अगला जो है किस उर्दू रचनाकार भाप और कोयले की शक्ति पर आधारित उपलब्धियों की चर्चा की? तो इसका आंसर हो जाएगा हाली और गालिब ने। अगला है अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? तो यह 1864 में सैयद खान ने किया था। अगला है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसे सैयद इमदाद अली ने किया था। अगला है सोसाइटी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? तो 1876 में ML सरकार ने किया था। अगला है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? तो यह 1909 में हुआ था। ठीक है, अगला जो है एसोसिएशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन ऑफ इंडियंस की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो है 1904 में किया गया था। अगला जो है हमारा कि केस्कोग्राफ किसके द्वारा निर्मित है? तो केस्कोग्राफ जो है भारतीय वैज्ञानिक जो थे JC बोस, ठीक है, इनके द्वारा ये किया गया था। और यह पौधों की वृद्धि की गति को 100,000 गुना, ठीक है, यानी 10,000 गुना, यानी कि समय आप ये पढ़ लीजिए उतना गुना बढ़ाकर रिकॉर्ड करता है। अगला जो है विख्यात चिकित्सा वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉर्क किस शोध कार्य करने के लिए कलकत्ता आया था? तो यह जो है हैजे पर कार्य करने के लिए कलकत्ता आए थे। अगला है कहाँ आरंभ में जीवाणु वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई? तो यह हो जाएगा बम्बई, मद्रास, कन्नर, कसौली और मुक्तेश्वर में। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि मात्राजन्य मितव्यय का क्या अर्थ है? मात्राजन्य मितव्यय का अर्थ है बड़ी मात्रा में वस्तुओं अथवा सामान का उत्पादन करके कम लागत से अधिक मुनाफा कमाना। अगला है हमारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो यह 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर हुई थी। अगला जो है 1875 में मद्रास विश्वविद्यालय ने मैट्रिक के अपने छात्रों की परीक्षा ब्रिटिश इतिहास में लेने की बजाय किस विषय में लेना आरंभ किया? तो यह भूगोल और प्रारंभिक भौतिकी में किया। विज्ञान में स्नातक की उपाधि देने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो यह बम्बई था। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने BA के पाठ्यक्रम को 2 भाग में बांट दिया। ये 2 भाग जो है कौन से थे? तो पाठ्यक्रम A जो था आर्थिक साहित्य अर्थात पाठ्यक्रम A जो था वो था साहित्यिक और दूसरा जो था वो था विज्ञान। ठीक है, अगला जो है हमारा रोनाल्ड रॉस ने किस क्षेत्र में काम किया था? तो ये इन्होंने मलेरिया और मच्छर से संबंधित विषय पर काम किया था। अगला है हेपकिंस ने किस रोग पर शोध किया? तो इन्होंने प्लेग पर शोध किया था। अगला है रोजर्स ने किस रोग पर शोध किया था? इन्होंने कालाजार पर किया था। अगला है हमारा विशुद्ध विज्ञान में हिंदू उपलब्धियों पर किसने लिखा था? तो BK सरकार ने लिखा था। अगला जो है यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? तो सर आशुतोष मुखर्जी ने कलकत्ता में की थी। अगला है किसने सिद्ध किया कि
जंतु और वनस्पति उत्तक में उष्मा जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के उद्दीपन से विद्युत अनुक्रियाएं होती है। तो यह जे.सी. बोस ने किया था। अगला जो है हमारा किसने भारतीय विरल खनिजों का विश्लेषण किया तथा स्वदेशी रसायन और औषध विज्ञान उद्योग में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नामक संगठन को बनाया था। तो यह हो जाएगा पी.सी. रे। अगला है हमारा किस प्रकाश परिकरण पर अनुसंधान किया जिसके कारण उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो यह सी.वी. रमन में किया था, प्रकाश परिकरण के ऊपर जो है ये शोध किया था इन्होंने। अगला जो है हमारा के.एस. कृष्णन ने किस क्षेत्र में काम किया था। अगला है इसका आंसर हो जाएगा धातुओं के विद्युत प्रतिरोध पर। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत कणों के अध्ययन में आइंस्टाइन ने किस भारतीय वैज्ञानिक आइंस्टाइन को कौन से भारतीय वैज्ञानिक ने सहयोग किया था। तो वह जो हो जाएगा एस.एन. बोस ने। अगला है डी.एन. वाडिया ने किस क्षेत्र में कार्य किया था। तो यह भूविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया था। अगला है बीरबल साहनी ने किस क्षेत्र में काम किया था। तो पुरा वनस्पति के क्षेत्र में किया था। पी.सी. महातानोबिस का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो यह स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी के क्षेत्र से जुड़ा है। अगला है किस वर्ष में ब्रिटिश इंडिया के निवासियों के लिए विज्ञान की शिक्षा को लागू करने का और उसके विकास की बात कही गई। यह 1813 के शासकीय घोषणा पत्र में किया गया था। अगला है एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। 1817 में हुआ था। कलकत्ता मेडिकल एंड फिजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। 1823 में हुआ था। मद्रास लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। 1818 ईस्वी में हुआ था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बंबई शाखा की स्थापना कब हुई थी। 1829 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश शासनाध्यक्ष ने विधिवत रूप से भारत का प्रशासन कब संभाला। 1858 ईस्वी में। अगला है 3 सर्वेक्षण शाखाओं त्रिकोणमिति स्थलाकृति तथा राजस्व शाखाओं का परस्पर विलय कब कर दिया गया। तो यह 1878 में राजस्व सर्वेक्षण शाखा जो थी इसके द्वारा की गई थी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। भारतीय कृषि सेवा यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस का गठन कब किया गया था। 1906 में किया गया था। अगला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। 1851 ईस्वी में हुई थी। अगला है इंडियन मेडिकल सर्विस की स्थापना मुख्य रूप से किसके लिए की गई थी। या मुख्य रूप से सेना की सेवा के लिए की गई थी। अगला है हमारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में वनस्पतिक भूवैज्ञानिक और भौगोलिक सर्वेक्षण पर ही ध्यान क्यों लगाया। क्योंकि इसका आंसर होगा क्योंकि उन्हें आशा थी कि उन्हें इनसे प्रत्यक्ष और प्रचुर मात्रा में आर्थिक और सैनिक लाभ प्राप्त होंगे। अगला है हमारा आयुर्वैज्ञानिक और प्राणी विज्ञान पर ब्रिटिश सरकार ने क्यों ध्यान नहीं लगाया। क्योंकि इसके फायदे के कोई भी आशा नहीं नहीं होने के चांसेस थे इसके कारण। अगला है हमारा भौतिक और रसायन वैज्ञानिक में अनुसंधान पर ब्रिटिश शासन ने क्यों ध्यान नहीं लगाया। क्योंकि इससे भारत का औद्योगिक विकास होता है जिससे ब्रिटिश प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे। अगला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी। तो इसका स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स के प्रयास से किया गया था। अगला है हमारा विलियम जोन्स कौन था। तो विलियम जोन्स जो था कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक जज था। अगला जो है हमारा किस कारक ने कच्चे माल की तथा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए बाजारों की निरंतर बढ़ती हुई मांग को जन्म दिया। तो औद्योगिक क्रांति ने। नए औद्योगिक देशों ने क्यों कई एशियाई और अफ्रीकी देशों पर उपनिवेश स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए बाजार स्थापित करने के लिए। अगला है हमारा ब्रिटेन ने भारत में कब तक औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिया था। 19वीं सदी के मध्य तक। किस कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लंबी भारतीय परंपरा तथा वैभवपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर का विनाश हो गया। तो उपनिवेशवादियों के कर शोषण के कारण। अगला है क्या औपनिवेशिक वैज्ञानिक किसी एक ही विषय का अध्ययन करते थे। जी नहीं, औपनिवेशिक वैज्ञानिक एक साथ अनेक विषयों पर कार्य करते थे। ये वनस्पति विज्ञान, भूगर्भशास्त्री, भूगोलवेता और शिक्षाविद एक साथ सभी कुछ थे। अगला है विश्लेषण और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए औपनिवेशिक विज्ञान किस पर निर्भर थे। तो ब्रिटेन के महानगरीय वैज्ञानिक संस्थाओं पर ये निर्भर थे। अगला है विज्ञान में बड़े विकास कब हुए। जब किसी एक सिद्धांत विशेष को सिद्ध किया गया अथवा उसका खंडन किया गया। अगला है हमारा किसने टेलीस्कोप से स्वयं भी देखा और अन्य लोगों को भी दिखाया कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो यह गैलीलियो के द्वारा बनाया गया टेलीस्कोप से दिखाया गया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसने कहा था। गैलीलियो ने कहा था। किसने दिखाया कि चंद्रमा की सतह पर पहाड़ियां और घाटियां हैं। गैलीलियो ने दिखाया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क जो है कहाँ स्थित है। तो यह ट्राम्बे मुंबई में है। विज्ञान में किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का अर्थ क्या है। उस क्षेत्र के एक सीमित दायरे का गहन अध्ययन करना। मोनालिसा किसकी कृति है। ये अभी जो क्वेश्चन है ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया था दिसंबर सेशन वाले में। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ये बनाया गया था यह चित्र।
इंपॉर्टेंट है, आप भी पढ़ लें इसको। प्रिंसिपिया मैथमेटिका के रचनाकार कौन है? यह न्यूटन है। जब वस्तुओं को उत्पादन और अपने सुख को बढ़ाने के लिए कोई समाज अपने आप को संगठित करता है तब विज्ञान का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसी स्थिति में विज्ञान फलता फूलता है, यानी कि विज्ञान का बढ़ोतरी होता है। अगला जो है, जब उत्पादन अपनी चरम सीमा को छू लेता है तो विज्ञान के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विज्ञान में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। अगला जो है, वैज्ञानिक प्रगति की सर्वाधिक लाभदायक अवधियां कब तक रही हैं? तो उस अवधि में जिसमें वैज्ञानिक अथवा सामूहिक व्यवहार, समूहों में व्यवहार और सिद्धांत एक हो जाते थे, उस समय जो है यह लाभदायक अवधि रही थी। अगला है कि प्रकृति को समझने और उस समझ का प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का मूल किस में स्थित है? आदिम मानव समाज में है। क्या मानव सभ्यता में विज्ञान की प्रगति हमेशा समान गति से हुई है? तो नहीं होगा। भारत में कब गणित और चिकित्सा विज्ञान में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति हुआ? तो 2000 वर्ष पहले गणित में तथा 2500 वर्ष पहले चिकित्सा विज्ञान में आश्चर्यजनक प्रगति हुआ। हालांकि पिछले 2000 वर्षों में यहाँ उस गति से विकास नहीं हुआ है। जब प्राचीन काल में भारत जब अत्यंत जटिल गणनाएं और सूक्ष्म अन्वेषण किए जा रहे थे, उस समय यूरोप में किस अवस्था में था? ठीक है, सामान्य रूप से आदिम अवस्था में था यूरोप। हेनरी फोर्ड कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी फोर्ड जो थे अमेरिका के रहने वाले थे। हेनरी फोर्ड किस चीज़ के लिए मशहूर थे? वे यंत्रों की खोज के लिए मशहूर थे। उद्योगपति थे, बड़े पैमाने पर मोटर वाहनों के निर्माण में अग्रणी थे। अगला है हमारा क्वेश्चन कि विगत में विज्ञान का प्रसार मंद गति से हो रहा था या अभी हो रहा है मंद गति से? तो यह होगा आंसर विगत में। अब तो विज्ञान का प्रसार तेजी से हो रहा है। आदि मानव का जीवन किस पर निर्भर था? भोजन इकट्ठा करने और शिकार का पर निर्भर थे ये लोग। आदि मानव मुख्यतः किस चीज़ के औजार का इस्तेमाल करते थे? आदि मानव मुख्यतः पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे। खेती की शुरुआत किस युग में हुई थी? तो खेती की शुरुआत जो थी कांस्य युग में हुई थी। अगला है हमारा सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़िवादी के कारण क्या है? सीरियाई साधु नेस्टर और उनके अनुयायी को दंडित किया गया क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही बता दिया है। अगला है कि सीरियाई साधु नेस्टर और उसके अनुयायी को दंडित किया गया था क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्मांधता को चुनौती दिया था। अगला है हमारा अलेक्जेंड्रिया के साधु यतुचेस को मिस्र से भगाकर कहाँ शरण लेनी पड़ी थी? फारस में, चर्च के दबाव के कारण। अगला है नेस्टर और यूटिचेस ने किस क्षेत्र में काम किया था? तो उन्होंने भूगोल और गणित के क्षेत्र में काम किया था। खलीफा अल मामून ने एक अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। इसका नाम क्या था? इसका नाम था दार एल हिकमा। अगला है रोम समाज के पतन के बाद अगले 500 वर्षों तक विज्ञान का विकास कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी देशों में। अगला है गुप्त समाज विज्ञान के संदर्भ में कैसा था? तो गुप्त समाज के टाइम में विज्ञान की खूब उन्नति हुई थी। अगला है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 5वीं शताब्दी तक भारत में युग किससे संबंधित था? तो महान सांस्कृतिक चेतना के युग से संबंधित था। अगला है मध्ययुगीन भारत में विज्ञान का प्रसार कैसे हुआ? तो यह अरबों के आगमन से हुआ था। अगला यूरोप में विज्ञान की प्रगति कैसे रुक गई? तो रोमनों ने चर्च पर अधिकार कर लिया और धार्मिक रूढ़िवादिता की स्थापना की, फलतः विज्ञान हाशिए पर चले गया। अगला है हमारा क्वेश्चन गुप्त काल के बाद भारत में विज्ञान की प्रगति कैसे रुक गई? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़िवादिता बढ़ गई, जिसके कारण विज्ञान का ये है प्रसार रुक गया। अगला जो है कि कुष्ठ रोग कैसे फैलता है? तो कुष्ठ रोग जो है यह छुआछूत वाली बीमारी है, तो टचेबिलिटी के कारण फैलता है अगर आप किसी के संपर्क में हैं तो। अगला है हैजा, अतिसार, पेचिस, टाइफाइड किस प्रकार के फैलने वाले रोग हैं? तो यह पानी जनित रोग हैं। इसके रोगाणु आंतों में बढ़ते हैं। अगला जो है प्राचीन भारत और चीन के लोग जो है, ये एक नोट है कि प्राचीन भारत और चीन के लोग जो है ये टीकाकरण से परिचित थे। अगला है कि अरस्तु, टोलमी और अन्य जो है यूनानी विद्वानों के लिखे ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अरबी में अनुवाद जो है थाबित इब्न खुर्रा इब्न इसाक ने जो है किया था। अगला है अरबी विद्वानों ने किस तरह के ग्रंथों को अनुवाद के लिए चुना? तो वो वैज्ञानिक और दार्शनिक ग्रंथों को चुना था। अगला है यूनानी विज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम तथा अन्य सभ्यताओं को विज्ञान को अपनाने का कार्य किसने किया था? तो अरबों ने किया था। सर्दी जुकाम का संक्रमण कैसे होता है? तो वायु के द्वारा। क्या सभी कुष्ठ रोगी संक्रमक होते हैं? तो नहीं। वायु जनित रोग कहाँ आसानी से फैलते हैं? बंद, नम और घुटने वाले स्थान पर। अगला है यूनान का कौन सा चिकित्सक था जिसने मानव स्वास्थ्य पर खान पान, जलवायु और कपड़े के महत्व पर शोध किया था? तो यह था हिप्पोक्रेटस। प्रायः किस प्रकार के खाद्य से एलर्जी होती है? तो प्रोटीन वाले खाद्य से। सरसों के तेल में किस चीज़ का तेल मिलावट या मिलाव किया जाता है? तो अर्जिमाम का तेल, इससे लकवा हो सकता है। अगला जो है चने की दाल में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? तो खेसारी का दाल, इसे कलाएँ खनिज होता है। ठीक है। अगला है प्लूटोनियम 239 का प्रभाव
कितने समय तक रहा, तो यह 2 लाख वर्ष तक रहा था। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्राणियों को कितने वर्ग में बांटा जा सकता है, तो यह 3 वर्ग होगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अगला जो है सौर ऊर्जा समस्त जीवों में किसके माध्यम से प्रविष्ट होती है, तो पौधे, बैक्टीरिया और शैवालों के माध्यम से। अगला है हमारा कि सौर ऊर्जा समस्त जीवों में, वही क्वेश्चन था, एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, तो 90 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, इसका एक समीकरण बताने बोला है, तो प्रकाश जोड़ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ जल जोड़ खनिज लवण इक्वल टू ऊर्जा जोड़ ऑक्सीजन। तो ये जो है आप देख लें अच्छे तरीके से। अगला है ब्रह्मांड के बारे में हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो खगोलीय पिंडों के से प्राप्त विभिन्न विकिरण के द्वारा। अगला है प्रकाश किस तरह का विकिरण है, दृश्य विकिरण है, वैसा प्रकाश जिन्हें हम देख नहीं पाते अदृश्य विकिरण है। कैंसर के इलाज में किस किरण का उपयोग होता है, तो गामा रेस का होता है। अगला जो है सभी ग्रह और पूछता है किस तरह सूर्य की कक्षा में चक्कर काटते हैं, तो यह जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटते हैं। किस वजह से सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य और ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये परिक्रमा करते हैं। क्या होगा यदि सूर्य अचानक गायब हो जाए, तो सभी ग्रह अपनी कक्षा की स्पर्श रेखा से के दिशा में निकल जाएंगे। किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के। आकाशगंगा मंदाकिनी कितने तारे हैं, उसमें 100 अरब तारे हैं। अगला है वैज्ञानिक पद्धति के कौन कौन से अंग होते हैं, ये जो हो जाता है हमारा नए परिक्षेप यानी न्यू पर्सपेक्टिव्स के मतलब टॉपिक पे क्वेश्चन है। वैज्ञानिक पद्धति के कौन कौन से अंग हैं, तो प्रेक्षण, परिकल्पना, प्रयोग, सिद्धांत, नियम। अगला है गलत सिद्धांत उतना हानिकारक नहीं है जितना कि गलत प्रेक्षण। किसने कहा था, डार्विन ने। वैज्ञानिक प्रेक्षण कैसा होना चाहिए, सटीक और पर्याप्त। उसके बाद ये सारे लाइन्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। एजेल कड़कनाथ छोटे टांगों वाले निकोबारी किसकी प्रजाति है, तो यह मुर्गों की प्रजाति है। एजेल कड़कनाथ। उसके बाद विश्व के सभी मुर्गों का मूल क्या है, तो भारत के मध्य प्रदेश के लाल मुर्गे जो है पूरे विश्व के मुर्गे के मूल हैं। अगला है अवरक्त किरणें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो सभी गर्म वस्तुओं से जो है अवरक्त किरणें प्राप्त होती है। सांप जो है इन अवरक्त किरणों को पहचान लेते हैं, ये जो होते हैं इनविजिबल रेज होते हैं जो मनुष्य नहीं पहचान पाता है। कौन सी किरण जीवाणुओं को मार देती है, तो पराबैंगनी किरण जिसे हम देख नहीं पाते हैं। अगला है निकट वाले तारे की दूरी कैसे नापते हैं, तो तार के लंबन विधि द्वारा जो है इसकी दूरी नापते हैं। दूरस्थ तारे की दूरी, देखिए तारों की दूरी मेनली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा नापी जाती है, ये आप याद रखें। हर तारे का एक अद्वितीय स्पेक्ट्रम होता है, इससे क्या ज्ञात किया जाता है, तो तारों का तत्व, इसकी गति, दूरी, चमक, तापमान इत्यादि इसके द्वारा जांच किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन NCO 310 क्या है, तो गन्ना का किस्म है। चुकंदर किस तरह की मिट्टी में उगाई जाती है, तो यह सोडियम से भरपूर मिट्टी में उगाई जाती है, ठीक है, और वहाँ पे कोई किसी भी तरह का फसल नहीं उगता है। अगला है जूट का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। संकर किस्म के कपास का विकास सर्वप्रथम किस देश ने किया था, तो यह जो है भारत ने किया था। विश्व में सबसे ज़्यादा कपास की मिलें और उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, तो भारत में है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। डिसेंट ऑफ मैन किताब किसने प्रकाशित की, तो इसे भी डार्विन ने किया था। अगला जो है विश्व के प्रत्येक बड़े क्षेत्र में मौजूद जीवों का उसी क्षेत्र के विलुप्त जीवों से निकट का संबंध है, किसने कहा था, तो यह डार्विन ने कहा था। अगला जो है मानव, बंदर और कपी किस ऑर्डर के सदस्य, इसे प्राइमेट ऑर्डर के सदस्य कहते हैं। आरंभ में ये निशाचर थे, बाद में ये दिनचर हो गए हैं। अगला जो है इस्पात की हजारों किस्में कैसे बनाई जाती है, मिश्रण की प्रक्रिया से। अगला है कि भूख न लगने से किस विटामिन, भूख हमें जो है किस विटामिन के कारण नहीं लगती है, ये क्वेश्चन कट गया है, विटामिन बी के कारण। स्वस्थ आंखें, चमकदार बाल और चिकनी त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए, यह हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। अगला है बच्चों में अंधापन किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन ए के कारण। प्रोटीन का निर्माण विटामिन की तरह प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि ये जटिल यौगिक होते हैं। क्या प्रोटीन को शरीर से जमा किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि अधिशेष प्रोटीन व्यर्थ हो जाता है, ऊर्जा या वसा में बदल जाता है, अतः एक दिन में अधिक प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। अगला जो है प्रति किलो वजन पर कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या विटामिन से हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, लेकिन ये वसा और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होते हैं। अगला है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो यह विटामिन डी को कहते हैं। अगला जो है हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो यह विटामिन डी, यह दूध, अंडा, मक्खन आदि से प्राप्त होता है। अगला जो है श्लेष्मा झिल्ली जो हमारे नाक, मुंह और अन्य भागों में पाई जाती है, या इसके स्वास्थ्य के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन सी जो है इसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और विटामिन सी जो है खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी आदि से प्राप्त होता है। अगला जो है भारत मुख्यतः किन देशों की प्रौद्योगिकी का निर्यात करता रहा, तो यह हो जाएगा मध्य पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों को, ठीक है। सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली दवाइयों की संख्या कितनी है, तो यह 50 होगी, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, मे भी चेंज भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आए तो 50 ही लिखें आप।
औषधि की कितने प्रतिशत बाजार पर विदेशी बहुराष्ट्र कंपनियों का कब्जा आएगा? 70% हो जाएगा। चीनी प्राप्त करने के लिए किस तरह के चुकंदर का इस्तेमाल किया जाता है? यह अलग चुकंदर होता है जो थोड़ा बड़ा होता है और इसका रंग लाल नहीं होता है। अगला जो है, गन्ने से निकलने वाले खोई का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो कागज़ बनाने और अल्कोहल के किण्वन में इसका उपयोग होता है। कच्ची चीनी को सफ़ेद करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पहले हड्डी के चारकोल या का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है विशेष रसायन का उपयोग किया जाता है, केमिकल्स के द्वारा इसे सफेद किया जाता है। अगला जो है, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले घटकों की ऋणात्मकता या धनात्मकता का निर्धारण कहाँ के लोगों ने किया था? तो अरबों ने किया था। लोह युग में भारतीय और यूनानी समाज में क्या समानता थी? तो उस युग में एक ही समानता थी कि समान वर्गों से युक्त समाज का विकास हुआ था। अगला है, रचनात्मकता के लिए क्या आवश्यक है? तर्क या कल्पना? तो देखिए, तर्क क्या होता है? जब आप किसी कोई भी चीज़ सोचते हैं और उसके कंक्लूजन पर चल जाते हैं तो उसके बाद उस चीज़ पर, उस टॉपिक पर तर्क दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे किसी भी चीज़ के मतलब क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट होगा वो कल्पना है, यानी कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कल्पना हो जाएगा आंसर। अगला जो है, इस सीरीज को आप देख लें। इम्पोर्टेंट है कि भारत ने एनिमल प्रौद्योगिकी का निर्यात किस देश को किया था। ठीक है, अगला जो है, हमारा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कच्चा नायलॉन या विस्फोस कैसे बनता है? तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। अगला है, कार्बन रेशों का उपयोग कहाँ किया जाता है? इंजीनियरिंग या खेलकूद रस्सी सामग्री प्रयुक्त प्लास्टिक को मजबूत बनाने में। अगला है, कार्बन रेशे का निर्माण किससे किया जाता है? तो रेयन या पॉलीक्रियन के द्वारा। अगला जो है, किस गुण के कारण कार्बन रेशे का उपयोग अंतरिक्ष से लौट रहे यानों के नोज कोन की हीट शील्ड बनाने में काम आते हैं? तो यह उच्च तापमान सहने की शक्ति रखते हैं ये रेशे, इसके कारण जो है हीट शील्ड बनाने में किया जाता है इसका। ये रेशे कोलतार या पेट्रोलियम पीस से भी बनाए जाते हैं। अगला जो है, चीनी उद्योग में अकार्बनिक लवण को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो यह आयन विनिमय रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। रेशे का एक प्रकार रेयन है, या किससे बनता है? या सेल्यूलोज से बनता है। पूर्ण रूपेण मानव निर्मित पहला कृत्रिम रेशा क्या है? तो नायलॉन हो जाएगा। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 5.6 होता है। अगला है, रासायनिक रूप से नायलॉन किस समूह में आता है? तो यह पॉलीएमाइड्स में आता है। पॉलिस्टर को क्या कहा जाता है? तो टेविलिन कहा जाता है। कच्चा नायलॉन या विस्फोस कैसे बनता है? तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। यदि कुछ समाजवादी देशों को छोड़ दिया जाए तो विज्ञान और विकास के अनुसंधान पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत देश खर्च करते हैं? मतलब कितना प्रतिशत विकसित देश खर्च करते हैं? तो लगभग 98% जो है वो विकसित देश करते हैं और 2% विकासशील देश करते हैं, जिसमें से भारत भी आता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया खर्च अनुत्पादक क्यों होते हैं? क्योंकि धन का अधिकांश भाग प्रयोगशाला और कार्मिकों के रखरखाव और वेतन वगैरह में खर्च हो जाते हैं, इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया खर्चा कम होता है। अगला जो है, अन्य संवेदी तंत्र कोशिकाओं से प्राप्त सूचना का प्रसारण करना और मस्तिष्क और मेरुरज्जु के विभिन्न भागों के बीच सूचना पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो यह अंतरातंत्र कोशिका करता है। मस्तिष्क की अधिकांश तंत्र इसी कोशिका के वर्ग में आती हैं। अगला है, तंत्रिका कोशिका द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने वाली संदेश को क्या कहते हैं? तो इसे तंत्रिका आवेग कहते हैं। तंत्रिका कोशिका में न्यूक्लियस वाले भाग को क्या कहते हैं? इसे तंत्रिका काय कहते हैं। अगला है, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो धागे की तरह होता है और अन्य कोशिकाओं या बाहरी पर्यावरण से सूचना लाता है, क्या कहलाता है? द्रुमिका कहलाता है। तंत्रिका काय से अन्य तंत्र कोशिका मांसपेशियों या ग्रंथियों तक संदेश ले जाने वाले भाग को, जिसकी संरचना सिर्फ एक धागे की तरह होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष ढका होता है किससे? वसा आवरण से ढका होता है। तंत्रिकाक्ष से होकर जाने वाले संदेश किस रूप में होते हैं? तो यह विद्युत, रसायन, कॉर्ड या आवेग के रूप में होते हैं। अगला है, मेरुरज्जु से पैर की उंगलियों तक जाने वाले तंत्रिकाक्ष की लंबाई होती है 1 मीटर से ज़्यादा, और जो एक ही तंत्रिका जो है 1 मीटर की होती है, बाकी सभी तंत्रिकाएं 1 मिलीमीटर से भी कम की होती हैं। अगला जो है, 1 ग्राम पेट्रोल कितना ऊर्जा देता है? तो यह 10 किलो कैलोरी का ऊर्जा देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4 किलो कैलोरी की मिलती है। विज्ञान की दिशा निर्धारित करते समय किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो यह सामाजिक उद्देश्य हो जाएगा। वैकल्पिक विकास नीतियां से क्या समझते हैं? तो वैकल्पिक विकास नीतियां जो है विकासशील देशों द्वारा अपनाया गया ऐसा पथ होता है जिससे होकर विकसित देश नहीं गुजरते हैं। अगला है हमारा, उपापचय क्या है? तो शरीर द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को जो है उपापचय कहते हैं। शरीर और मशीन के बीच मूलभूत क्या अंतर है? शरीर उसी नर से बना है जिसको जलाकर वह ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला है, जरूरत से अधिक कैलोरी का शरीर क्या करता है? तो यह इसको वसा के रूप में हम लोग संचित रखते हैं। अब अगला है क्वेश्चन, उपवास के दौरान शरीर ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है? तो पहले से संचित वसा के दहन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला है, 5 ग्राम चीनी के शरीर में दहन होने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो 20 किलो कैलोरी होती है। अगला है, 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा प्रदान करता है? तो 9 किलो कैलोरी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव कब अपनाया गया था? 1958 में भारतीय संसद द्वारा। अगला है, मूल कणों के अध्ययन में आइंस्टाइन से किस भारतीय वैज्ञानिक ने सहयोग किया था? SN बोस ने। मध्ययुगीन भारत में विज्ञान का प्रसार कैसे हुआ था? अरबों के द्वारा।
अगला जो है ग्रामीण महिलाओं को प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी पुरुषों से कम है, इसका क्या कारण है? तो 3 कारण हो जाएंगे। आधारभूत शिक्षा का अभाव, कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित रखना, खेती और बच्चों की देखभाल में समय का खर्च। अगला है अयस्कों से धातु के निष्कर्षण के बाद बचे हुए अपशिष्ट को क्या कहा जाता है? तो धातुमल कहते हैं। इसका उपयोग जो है चूल्हा बनाकर सीमेंट में मिलाए जाने में किया जाता है। अगला जो है बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? बायोगैस में मुख्यतः मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन होता है। अगला जो है हमारा वह स्थान जहाँ समुद्री और नदियों के जल आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे एस्चुरी कहते हैं। मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? तो यह गैर नवीकरणीय संसाधन है। स्तनपायी और अन्य जंतुओं से कैसे भिन्न होते हैं? तो इसमें बाल और दुग्ध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां होती है। अगला जो होता है आधुनिक मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो यह अफ्रीका में हुई थी। यहीं से मध्य पूर्व के रास्ते से सारे संसार में फैल गए। ठीक है, तो आपका ये इतना क्वेश्चन था गाइस। मे भी आपके लिए ये जो है एग्ज़ाम में यूज़फुल रहे और आप लोगों की ये जो है वीडियो पूरी होती है और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अगर किसी तरह के कंटेंट चाहिए तो हमें कमेंट करें, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।